हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। अब आज हमारा अगला जो अध्याय है कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला, इसके बारे में देखेंगे। तो वही इसी तरीके का सैंपल पेपर आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम आज कुछ सैंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब इनमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब कौन जलने योग्य है, कौन जल सकता है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देखें एक एक करके। एक तो है हमारा प्यारा पत्थर। क्या पत्थर खुद जल सकता है? हम जानते हैं नहीं। क्या पानी जल सकता है? नहीं। क्या कागज जल सकता है? नहीं। मेरे हाँ में हाँ ऐसे मत मिलाओ, नहीं नहीं नहीं, जल सकता है, बिल्कुल कागज जल सकता है। कांच नहीं जल सकता। तो यही तो पूछा है, इनमें से कौन सा ज्वलनशील है, मतलब कौन जल सकता है। तो हम जानते हैं कि कागज जल सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। देखिए, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक वो जो दहनशील होते हैं या ज्वलनशील होते हैं, दूसरे गैर दहनशील, मतलब जो नहीं जल सकते। तो उनके मेन चीज है कि चलो समझ में तो आ गया ये क्या होता है, लेकिन मेन है इसके एग्जांपल्स कि हम देखते हैं पहले कौन कौन से दहन जिनका हो सकता है, मतलब कौन कौन जल सकते हैं। फ्यूल यानी जितने भी ईंधन होते हैं, जो हमने देखे थे पिछले वाले वीडियो में कि कोल पेट्रोलियम में से जितने भी थे सब ईंधन थे, वो सब जल सकते हैं। वुड यानी लकड़ी जल सकती है, पेपर जल सकता है, रबर जल सकता है, प्लास्टिक जल सकता है, ईटीसी जल सकता है। ये मत कर देना, ईटीसी का मतलब इत्यादि, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, इसको मत जला देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन से नहीं जल सकते, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ग्लास कभी जल नहीं सकता, स्टोन्स पत्थर कभी जल नहीं सकते, पानी पानी में कभी आग नहीं लग सकती। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पानी पे आग लगते हुए देखी, वो पानी के ऊपर कोई और चीज जल रही है, पानी खुद नहीं जल रहा है। यहाँ बोल रहे खुद जल सकता है क्या? नहीं, ठीक है। सीमेंट नहीं जल सकता, सोइल यानी मिट्टी नहीं जल सकती, सैंड यानी रेती नहीं जल सकती, और CO2 तो आग बुझाने के काम आती है, उसको कैसे जलाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं जल सकती। तो आपको याद रखने, इनके उदाहरण याद रखना है, कौन सी चीजें जल सकती है कौन सी नहीं। तो अगला क्वेश्चन उसी से सिमिलर आ गया, नॉन कंबस्टिबल मतलब गैर दहनशील, कौन सा इसमें से जिसका दहन नहीं हो सकता। तो क्या कागज जल सकता है? हाँ जल सकता है। हमें पूछा कौन सा नहीं जल सकता, रबर, रबर को जला के देखिए जल सकता है, हाँ जल सकता है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने। प्लास्टिक जल सकता है, हाँ जल सकता है, प्लास्टिक जलता ही है बिल्कुल। और CO2 नहीं जल सकता, हमने देखा था कि ये आग बुझाने के काम आता है। तो इसमें से कौन सा है जो नॉन कंबस्टिबल मतलब गैर दहनशील है? CO2। आंसर हो जाएगा अपना डी। वही एग्जांपल्स आपको याद रखना है अच्छे से। इसके ऐसा नहीं कि इतने एग्जांपल और भी है, पर हमें आइडिया लग जाएगा कि अब कौन सी चीजें जल सकती है कौन सी नहीं जल सकती। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फायर, निम्नलिखित में से कौन सी आग की आवश्यक शर्तें हैं। अब देखिए आग भी बड़ी खतरनाक है, चंचल है। आग भी बोलती है मैं तभी लगूंगी जब मेरे साथ कुछ शर्तें आप मानोगे, है ना, कुछ शर्तें पूरी की जाएंगी तभी आग कहीं ना कहीं लगेगी। तो आग अपनी शर्तें क्या बताती है? सबसे पहली चीज, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब फ्यूल यानी कि दहनशील पदार्थ यानी ईंधन। कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जिसपे आप आग लगाओ, कुछ है ही नहीं तो काहे की आग लगेगी, कैसे लगेगी। तो पहली शर्त क्या है, क्या होना चाहिए? कोई चीज होनी चाहिए, कोई ऐसा कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए जो जल सके। दहनशील जो हमें पता है कौन कौन से जलते हैं, हमने देख लिया उदाहरण। दूसरा, जलाने के लिए कोई तो चाहिए जीवन में जलाने के लिए, तो यहाँ कौन चाहिए साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कभी आग नहीं लग सकती, याद रखना। ऑक्सीजन दहन का समर्थक है, मतलब सपोर्टर ऑफ कंबशन है। ये दोनों चीजें चाहिए। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ताप यानी कि हीट, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर समझाएंगे आपको क्या होता है, पहले तो समझिए हीट, गर्मी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आग से गर्मी मिलती है, आग के लिए गर्मी? हाँ बिल्कुल, आग लगाने के लिए भी गर्मी चाहिए, और आग लग गई उसके बाद भी क्या मिलेगी हमें? गर्मी। लेकिन पहले शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हीट, ठीक है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पहले अपन को खुद को ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर हमें अच्छे मार्क्स आते हैं, सब आते हैं, तो उससे और एनर्जी मिलती है। तो पहले आपको लगानी पड़ती है प्रॉपर, और उतनी लगानी पड़ती है जिससे अपने मार्क्स आए। तो जितनी लगानी पड़ी जिससे मार्क्स आए, तो वही तो एक प्रॉपर हुआ ना ताकत। वैसे यहाँ पे भी उतनी अपन को ताप चाहिएगा, उतना टेम्परेचर चाहिएगा, उतनी हीट चाहिए जिसमें आग लग सके। तो उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आग लग जाए किसी भी चीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों शर्तें चाहिए, आग तभी लगेगी जब तीनों शर्तें होंगी। तो यानी ये सभी आंसर होगा इसका। ओके, तो आंसर हो गया डी। अब इसके बारे में थोड़ा समझो, ये ट्राइंगल जैसा बनाया हमने जिसमें आग लग रही है, इसको बोलते हैं फायर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्राइंगल, यानी कि अग्नि त्रिकोण। यानी ये तीनों चीजें होंगी तभी आग लगेगी, बाकी नहीं लगेगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ जोन्स आर प्रेजेंट इन कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती देखिए आपने, उस पर जो लौ होती है, हम तो बस ऐसे ही पटाखे फोड़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी कितने अलग अलग जोन्स होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से देखना, अभी कभी कैंडल जलाओ तो उसमें देखना ध्यान से, मतलब अंदर जाके नहीं, दूर से, ठीक है। अब देखना, मोमबत्ती में
कितने जोन होते हैं इसकी लॉ के, तो कुल मिला आंसर है 3। पर कैसे, एक बार देखो समझो इसको। इसका देखो ये डायग्रामेटिक तरीके से बताया है। अब इसमें देखिए 3 तरह के जोन होते हैं, एक आउटर जोन जो सबसे बाहर होता है, एक होता है मिडिल जोन जो बीच में होता है, और एक होता है इनर मोस्ट जोन। बाहर का जो जोन होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब आप बोलेंगे हमने तो कभी ब्लू देखा नहीं, आप ध्यान से देखना, बिल्कुल पतली सी, अब इसमें तो थोड़ा बताने के लिए इतनी मोटी परत बताई है, इतना मोटा नहीं होता, थोड़ा सा पतला सा ब्लू ब्लू कलर होता है बाहर। क्यों होता है वो भी समझाएंगे। उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन येलोइश कलर का जो आपने देखा है, ठीक है, और बिल्कुल बीचों बीच जो उसकी टिप होती है ना, बीचों बीच जो विक होती है, उस पर हल्का सा ब्लैकिश कलर भी होता है, जो सबसे अंदर का जोन होता है। तो बाहर का ब्लू, अंदर का येलो, उसके अंदर का सबसे अंदर ब्लैक। अब ऐसा कलर क्यों हुआ, तो समझना, जब भी दहन होता है उसके लिए क्या चाहिए था आग लगने के लिए, ऑक्सीजन। अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल गई है तब उसका पूर्ण दहन होगा, यानी कंप्लीट कंबशन होगा। और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो हमेशा आग जो होगी ब्लू कलर की होगी, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन यहाँ बाहर तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं अपन, यहाँ पे ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये बहुत सारी ऑक्सीजन है बाहर, अब ये तैयार बैठी है आग लगाने के लिए। अब लेकिन बाहर का जो रीजन है सिर्फ वहीं पे तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, इसलिए बाहर का रीजन क्या है, ब्लू कलर का। लेकिन अंदर थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच पा रही है, इसलिए अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा येलोइश कलर हो गया। और बिल्कुल अंदर तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए वहां कोई कंबशन हो ही नहीं रहा। तो जब पूरा प्रॉपर कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन है, पूर्ण दहन होगा, तो ब्लू कलर होगा। जब पार्शियल कंबशन होगा, मतलब आधा अधूरा दहन हो रहा है, तो येलो कलर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के कितने जोन हो गए, 3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल मतलब ठोस ईंधन, इनमें से कौन सा ठोस ईंधन है। अब ठोस ईंधन मतलब आप जानते हैं ठोस चीज क्या होती है। अब एलपीजी क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब गैस बोल रहे तो वो ठोस तो होने से रहा, वो सिलेंडर में होता है ना अपने, वो चीज, लेकिन ये ठोस नहीं है। चारकोल, बिल्कुल चारकोल जो होता है आपने देखा भी होगा, सिगड़ी में अपन डालते हैं, तो वो चारकोल क्या होता है, वो ठोस होता है। केरोसिन, केरोसिन तो तरल होता है, बिल्कुल आप पता है, मिट्टी का तेल जो अपन बोलते हैं, तेल बोल दिया, खेल खत्म हो गया। डीजल वो भी हमने देखा है लिक्विड होता है। इनमें से सिर्फ एक ही है चारकोल जो कि ठोस है, यानी सॉलिड का एग्जांपल कौन है, चारकोल। आंसर बी हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल्स देख रहे थे, कुछ एग्जांपल याद कर लेना। ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें सबसे पहले बात करें ठोस ईंधन की। ठोस ईंधन में कौन कौन आता है, कोयला बिल्कुल ठोस होता है। काउ डंग केक मतलब गाय का गोबर, हाँ वो भी एक ईंधन है, बहुत जगह गाय का गोबर यूज किया जाता है। इनफैक्ट पुराने जमाने आपको पता भी है, बाटी आज भी कई जगह बनते हैं, तो फ्यूल ही तो है, ठीक है। घर में हम एलपीजी यूज करते हैं, वैसे ही कई जगह ये भी यूज होता है। फिर फायरवुड, फायरवुड मतलब वुड, लकड़ी। लकड़ी भी क्या है, एक तरह का सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन, वो भी काम आता है। दूसरा चारकोल, अभी बताया चारकोल। ये 4 एग्जाम्पल याद करना, और भी एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा लिक्विड तरल की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम बात करें गैशियस फ्यूल की, गैशियस में आता है सीएनजी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, बायोगैस और कोल गैस। याद है ना, हमने याद किए थे, इनके फॉर्मूलाज देखे थे, इसमें कंटेंट क्या होता है, याद रखना इनके कंटेंट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि किसका ऊष्मीय मान सबसे कम है। अब ये ऊष्मीय मान होता क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, उसके बाद तो हम बताएंगे ना कि कौन सा क्या है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो देखिए जरा, पहले देखिए कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। यहाँ लिखा है, एक यूनिट लिखी है, किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब क्या, आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल। तो जो एनर्जी निकलती है ना किसी के अंदर से भी, वो किलो जूल में नापी जाती है। अब हम ये बोल रहे हैं, किसी भी ईंधन को अगर आप 1 किलो की मात्रा में लो, और उस 1 किलो, जैसे लकड़ी ले ली, 1 किलो लकड़ी अगर आपने जलाई, तो उसमें जितनी गर्मी निकली, उसमें जितना भी किलो जूल में जितना भी एनर्जी निकली, वो जो एनर्जी का माप है 1 किलो जलने पे, वो जो माप होता है वही क्या कहलाता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि ऊष्मीय मान। तो हम लकड़ी की बात करें, 1 किलो लकड़ी जलाने पे 20,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी निकलती है। वैसे ही कोयले में उससे थोड़ी सी ज्यादा, हाँ कोयला ज्यादा एनर्जी देता है लकड़ी से। उससे ज्यादा कौन देता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल लगभग बराबर है तीनों, 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलो अगर पेट्रोल को भी तो ले सकते किलोग्राम में, वो ऐसे करेगा। फिर सीएनजी और भी ज्यादा, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एलपीजी उससे थोड़ा और ज्यादा, 55,000। ये लगभग 40 से 50 के बीच में ही है एनर्जी देने में। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तब क्या होता है, 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम। तो आपके मन में सवाल आ गया होगा कि जब हाइड्रोजन इनसे 3 गुना ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो हमारी गाड़ियों में, स्कूटी या फिर जो भी मोटरसाइकिल हम चलाते हैं या कार वगैरह, उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी ये सब क्यों यूज करते हैं, घर में एलपीजी क्यों यूज करते हैं, हम हाइड्रोजन क्यों यूज नहीं करते। क्या वो मतलब खराब पदार्थ देता, नहीं, वो तो और भी क्लीन फ्यूल है इनसे भी ज्यादा।
तो इसको क्यों यूज नहीं करते? ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, घर में डिस्कस कीजिए कि ये हाइड्रोजन अभी तक यूज क्यों नहीं है और क्या आगे कभी यूज होगा कि इतनी ज्यादा ताकत रखता है ये, ठीक है। पर हमारा सवाल क्या था अभी, वो देख लीजिए जरा कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम किसकी है? सबसे कम किसकी है? लकड़ी की। लकड़ी सबसे कम गर्मी देती है, सबसे कम हीट देती है इन सभी में, तो यहाँ पे आंसर हो गया बी, वुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन बर्निंग डैश ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। हमने पहले ही बताया कि उसमें जो ईंधन जलाने, कितना ईंधन जलाने पर जो निकलने वाली उष्म ऊर्जा है उसको कैलोरी मान यानी कि उष्मीय मान कहते हैं। तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि 1 किलो जलाने पर ही वो उष्मीय मान कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए वही डेफिनेशन है पूरी, आपको याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ वुड और कोल। अच्छा, मैंने दो चीजें बोली, जब भी कंबशन होता है यानी जब भी दहन होगा, या तो वो पूर्ण दहन होगा या फिर आधा अधूरा होगा। वो किस पे डिपेंड करता है? अगर सफिशिएंट यानी प्रॉपर मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिली है तो क्या होगा? पूर्ण दहन होगा, यानी ऑक्सीजन प्रॉपर मिली तो पूर्ण दहन यानी कि ब्लू कलर निकलेगा। तो अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंप्लीट कंबशन होता है, क्या बोला हमने? जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तब जो गैस निकलेगी वो होती है CO2, याद रखना ये चीज। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब कौन सी गैस निकलेगी? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे मात्रा अच्छी थी इसलिए CO2 बना, जब मात्रा बराबर नहीं थी तो CO बना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्लीट कंबशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर क्या आएगा? CO2, यानी प्रॉपर दहन हुआ ना, पूरा पूर्ण दहन। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है हमने इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा कंप्लीट होता है दूसरे अध्याय का भी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। नेक्स्ट हम आगे मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।